प्लेटफॉर्म पर चाय का स्टॉल खुला हुआ था। मैंने वहाँ खड़े होकर चाय का एक गर्म कप पिया। नींद गायब हो गई। वहीं एक तरफ होकर सिगरेट पीते हुए टहलने लगा। मुझे आजाद कश्मीर की पहाड़ियों से सीज फायर लाइन क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर पहुंचना था। इससे पहले मैं इस तरफ से कभी मकबूजा कश्मीर में दाखिल नहीं हुआ था। ख्याल था कि मैं अंदाजे से निकल जाऊंगा। पहाड़ियों में से निकलना मैदानी इलाके की निस्बत आसान होता है। यही एक रास्ता मेरे सामने था। किसी न किसी तरह मैंने काफी वक्त वहाँ गुजार लिया। सुबह 4 बजे बाहर आकर मालूम किया तो देखा कि एक लारी आजाद कश्मीर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने टिकट लिया और लारी में बैठ गया। यूं समझ लें कि मैं किसी न किसी तरह पहाड़ियों, घाटियों और खाइयों में से होता हुआ पूरे एक दिन और एक रात में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक कश्मीरी किसान ने मुझे कश्मीरी जबान में बताया कि मैं मकबूजा कश्मीर में हूं। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। यहां से श्रीनगर पहुंचना आसान था। मैं उस इलाके का नाम नहीं बताऊंगा जहां मैं सीज फायर लाइन क्रॉस करने के बाद पहुंचा था। इस मकाम से श्रीनगर पहुंचने में मुझे मजीद 2 दिन लग गए। कोई लारी, बस वगैरह वहाँ नहीं थी। मुझे पैदल ही सफर करना पड़ा। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था जब मैं श्रीनगर के मज़ाफात में पहुंच गया। मैं अंधेरा होने के बाद कमांडर शेरवान के खुफिया ठिकाने पर जाना चाहता था। सारा इलाका मेरा जाना पहचाना था। मैं श्रीनगर शहर के पहलू से गुजरता हुआ शुमाल मशरिक की जानिब जो पहाड़ियां थीं उनके दामन में आकर एक जगह बैठ गया और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। सूरज गुलमर्ग की पहाड़ियों के पीछे छुप गया था। वादियों में अंधेरा उतरने लगा था। जब शाम गहरी हो गई तो मैं खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ता मुझे मालूम था। 2-3 घाटियों में से निकलने के बाद जब खुफिया ठिकाने वाली पहाड़ी का मोड़ आया तो मैं एक चट्टान की ओट में होकर अंधेरे में उन दरख्तों की तरफ गौर से देखने लगा जिनके पीछे मुजाहिदीन का हाइड आउट था। ऐसा मैंने एहतियात के पेश नजर किया था क्योंकि कश्मीर में जंग लड़ी जा रही थी और हालात कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते थे। जब मुझे यकीन हो गया कि हालात पुरसुकून हैं तो मैं हाइड आउट की तरफ चलने लगा। अभी मैं दरख्तों के पास ही पहुंचा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैंने पलट कर देखा। अंधेरे में मुझे एक नौजवान नजर आया जिसके हाथ में सब मशीन गन थी और मुंह सर स्याह रुमाल में छुपा रखा था। ये सिवाय अपने हुर्रियत पसंद मुजाहिद के और कोई नहीं हो सकता था। उसने मुझे पहचान लिया। मुझे बाजू से पकड़कर ये कहता हुआ एक तरफ ले गया कि जल्दी से इस तरफ आ जाओ। वो तेज तेज चलाता चट्टानों के पीछे ले गया और अपने साथ मुझे भी जमीन पर बिठाते हुए धीमी आवाज में मेरा नाम लेकर बोला, यहाँ मामला संगीन हो गया है। किसी ने मुखबरी कर दी है। भारतीय फौज की एक प्लेटून ने अचानक हमला कर दिया था। हमने भी पोजीशनें संभाल ली मगर हमारी नफरी बहुत कम थी। हमारे 6 साथी शहीद हो गए हैं। कमांडो औरंगजेब भी शहीद हो गया है। भारतीय मार्टर गोले फायर कर रहे थे। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? भारतीय एकदम से हमारे ऊपर आ गए थे। हमने कमांडो शेरवान के गिर्द हिफाजती घेरा डाल दिया और चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी मगर भारतीय सिपाहियों की 2-1 प्लेटूनें वहां पहुंच गई थी। कमांडो शेरवान सामने निकलकर फायरिंग करने लगे। हमने उन्हें बहुत कवर किया मगर हम पर मशीन गनों के अलावा मार्टर का फायर भी आ रहा था। कमांडर शेरवान जख्मी होकर गिर पड़े। उनके बॉडीगार्ड पहले ही शहीद हो चुके थे। मैं एक चट्टान की आड़ लेकर मुसलसल फायर कर रहा था मगर मैं अकेला ही रह गया था। कमांडर शेरवान कहाँ है अब? मैंने पूछा। मुजाहिद ने कहा, अफसोस, कमांडर को भारतीय फौजियों ने जख्मी हालत में उठा लिया और गिरफ्तार करके ले गए। मैंने पूछा, ये कब की बात है? उसने कहा, 20 दिन हो गए हैं। हम एक दूसरे खुफिया ठिकाने में चले गए हैं। मैं जहाँ हर रोज रात को ड्यूटी देता हूँ ताकि अगर आप इस तरफ आएं तो मैं आपको यहीं रोक लूं क्योंकि आगे भारतीय फौज ने अपने आदमी बिठा दिए हैं कि अगर कोई मुजाहिद अनजाने में उस तरफ आ जाए तो उसे भी पकड़ लिया जाए। मेरे साथ आ जाएं। अच्छा हुआ कि आप दिन के वक्त इधर नहीं आए। मेरे साथ चलें। हम दूसरी तरफ घाटी उतरने लगे। मैंने मुजाहिद से पूछा, कुछ मालूम है कमांडर शेरवान को फौज किस जगह ले गई है? वो कहने लगा, हमने अपने आदमी दौड़ा दिए हैं मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला कि भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कमांडर को कहाँ रखा हुआ है। पहाड़ियों और घाटियों में से गुजरते हम वादी की दूसरी जानिब एक बहुत ऊंचे पहाड़ के पास आकर रुक गए। यहाँ अंधेरे में से कुछ मुसल्ला मुजाहिद निकलकर हमारी तरफ बढ़े। मेरे साथी मुजाहिद ने उनसे कहा, सब ठीक है। पहाड़ के अंदर एक कुदरती गार था। इस गार में मुजाहिदीन ने अपना नया खुफिया ठिकाना बनाया हुआ था। ये मुजाहिदीन कश्मीरी कमांडो थे जिनका काम घात लगाकर भारतीय फौजियों की सप्लाई ले जाने वाले ट्रकों पर हमला करके उन्हें तबाह करना, भारतीय फौजियों को हलाक करना और रात को भारतीय फौजियों के असलहा खानों और पेट्रोल के जखीरों को उड़ाना था। कमांडो शेरवान हमारा कमांडर था। मुझे कमांडर औरंगजेब की शहादत से एक खला सा महसूस हो रहा था। वहाँ जितने कमांडो मुजाहिद थे वो सारे मेरे पास आ गए। मैंने उनसे कमांडर शेरवान के बारे में दरियाफ्त किया। कमांडर मंसूर अहमद भट्ट कहने लगा, हमारे 3 आदमी कमांडर का सुराग मालूम करने के लिए जम्मू, गुलमर्ग और कठुआ की तरफ गए हैं। ख्याल है कि सुबह तक उनमें से कोई न कोई जरूर आकर खबर देगा। रात को मैं वहीं दूसरे मुजाहिदीन के साथ सो गया। सुबह सुबह हम उठ बैठे। सब मुजाहिदीन ने नमाज फजर अदा की। मैं और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट बैठकर बातें करने लगे। हमें कमांडर शेरवान के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं था कि भारतीयों ने उसे जख्मी हालत में किस जगह रखा हुआ है।
अभी तक हमारा कोई आदमी भी नहीं आया था। कमांडर मंसूर अहमद बट कहने लगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कमांडर को ये लोग जम्मू इंटेरोगेशन सेंटर में ले गए हैं। इस इलाके में सबसे बड़ा यही इंटेरोगेशन सेंटर है। मैंने कहा, कमांडर शेरवान जख्मी है, भारतीय उस पर मजीद तशद्दुद कर रहे होंगे। हमें पता चल जाए तो हम कमांडर को अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ से निकाल लाएं। कमांडर मंसूर अहमद बट के बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो कई कमांडो ऑपरेशन कामयाब कर चुका है और उसने अब तक सैकड़ों भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया है। हमने सब चाय के साथ नमकीन कुलचों का नाश्ता किया। दिन के 10 बजे के करीब अपना एक आदमी आ गया। उसने बताया कि कमांडर को भारतीय फौजी अमृतसर जेल में ले गए हैं। तुम्हारी इत्तला कहाँ तक दुरुस्त है? कमांडो मंसूर अहमद बट ने उससे पूछा। मुजाहिद ने कहा, जिस आदमी ने मुझे बताया है उसने अपनी आंखों से कमांडर को अमृतसर जेल की फांसी की कोठरी में देखा है। कमांडर को जेल के अस्पताल में भी रखा गया था। जब गोली का जख्म ठीक हो गया तो उसे फांसी की कोठरी में बंद कर दिया गया। अमृतसर जेल के टॉर्चर सेल तो बड़े बदनाम हैं। वहाँ से कोई मुजाहिद जिंदा बाहर नहीं आता। एक मुजाहिद ने कहा, हमें अभी अमृतसर जेल की तरफ चल पड़ना चाहिए, चाहे हमारी जानें चली जाएं, हम रात को अटैक करके कमांडर को छुड़ा लाएंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मगर हमें इस वक्त जज्बात से नहीं, अक्लमंदी और दूरअंदेशी से कोई मंसूबा बनाने की जरूरत है, वरना अपने कमांडर को बचाने की कोशिश में उल्टा हम भी वहाँ फंस सकते हैं। कमांडो मंसूर अहमद बट ने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर कहा, तुम हम में सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हो, तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मुझे सोचने का मौका दें, कोई ना कोई राह निकाल लेंगे। ये मैंने इन लोगों के लिए कह दिया था, वरना सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे खुद कमांडो शेरवान की मदद के लिए अमृतसर जाना था। ये मैंने उसी वक्त सोच लिया था जब मुझे पता चला था कि कमांडर शेरवान को भारतीय फौजी अमृतसर ले गए हैं। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि कमांडर शेरवान को भारतीय फौज ने पकड़ा है और वही उससे पूछगिछ भी करेगी। फिर उसे अमृतसर छावनी के बजाय अमृतसर जेल में क्यों ले गए हैं? ये बात अमृतसर के रहने वालों को अच्छी तरह मालूम होगी कि अमृतसर शहर में एक छावनी भी थी, अगरचे इस नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। जैसा कि हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में फौजी छावनियों के अलग रेलवे स्टेशन होते हैं, जिस तरह अंबाला शहर और अंबाला छावनी, मीरठ शहर और मीरठ छावनी वगैरह, अमृतसर में छावनी जरूर थी मगर उसका कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। ये छावनी शहर से मगरिब की जानिब वाक़ थी और शहर के बहुत करीब, बल्कि शहर में ही थी। दूसरे शहरों की छावनियों का कोई कला शायद ही हो, मगर अमृतसर छावनी का एक कला भी था और छावनी किले के अंदर ही थी। इस किले के बाहर एक रेतला बगैर घास के मैदान था जिसको किले की परेड कहते थे। बचपन में हम मुजेठे से अमृतसर शहर में जब आए थे तो इस मैदान में दूसरे लड़कों के साथ फुटबॉल और गिल्ली डंडा खेलते थे। पाकिस्तान बनने से पहले इस किले में गोरों की पलटनें रहा करती थी। ये किला अमृतसर के हाथी दरवाजे के आगे लाहौरी दरवाजे के बाहर जो सड़क रेलवे के पुल रेगू ब्रिज की तरफ जाती है उसकी एक तरफ था। आगे जीटी रोड थी जो लाहौर को जाती थी। यहाँ किले से चंद फरलांग के फासले पर सड़क के पार एक छोटा सा सिनेमा घर था जो गोरे फौजियों के लिए बनाया गया था और जहाँ अंग्रेजी फिल्में चला करती थी। अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ इंडिया की फौज रहने लगी थी और इस सिनेमा घर में अंग्रेजी के अलावा भारतीय फिल्में भी चलने लगी थी। इस सिनेमा हाउस के पीछे खेत थे और इन खेतों में सिखों के खालसा कॉलेज की पुरानी तर्ज की शानदार इमारत थी। अमृतसर में अपना एक मुजाहिद पहले से लाहौर की जानिब जाती सड़क यानी जीटी रोड पर एक इंडियन सिनेमा हाउस के करीब दायमगंज की बस्ती में दुकान करता था, जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं। दायमगंज में क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमान रहा करते थे, मगर पाकिस्तान बना तो उनमें से अक्सर मुसलमान घरानों को हिंदुओं ने शहीद कर दिया। जो बाकी बचे वो जाने बचाकर पाकिस्तान चले गए। अब इस बस्ती के मकानों में ज्यादातर सिख शरणार्थी आबाद थे। इस बस्ती में हमारा आदमी हिंदू बनकर दुकान करता था। ये मुजाहिद फोटोग्राफी की दुकान करता था। ये मैंने फर्जी तौर पर कह दिया था, हकीकत में उसका काम कुछ और था। कुछ देर बाद जब मैंने कमांडो मंसूर अहमद बट को बताया कि कमांडर शेरवान को भारतीय कैद से आजाद कराने के लिए मैं खुद अमृतसर जाऊंगा, तो वो बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने एक लम्हे के लिए गौर करने के बाद कहा, कमांडो मंसूर, इस मिशन के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम्हारे साथ चलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मगर वो साथ चलने के लिए इसरार करने लगा। जब उसने बहुत ज्यादा इसरार किया तो मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, दोस्त तुम बहुत जोशीले आदमी हो, ये जोश जंग के महाज के लिए तो बड़ा कारआमद है, मगर कमांडो मिशन में ये जोश आदमी को उल्टा मरवा भी देता है। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, खुदा की कसम मैं जितना जोशीला कश्मीरी मुसलमान हूँ उतना ही मुतहम्मिल मिजाज भी हूँ। अगर तुम मुझे साथ न ले गए तो मैं अपने तौर पर अकेला ही अपने कमांडर को भारतीयों की कैद से रिहा करवाने के लिए चला जाऊंगा। मैंने सोचा कि इस आदमी से कोई बैद नहीं कि इधर मैं इस मिशन पर रवाना हो जाऊं और मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ये भी इस मिशन पर चल पड़े। यूं हम दोनों का काम खराब हो सकता था, बल्कि बहुत मुमकिन था कि हम दोनों ही वहाँ किसी मुसीबत में फंस जाएं।
मैंने बेहतर समझा कि चलो इसको साथ लिए चलते हैं। मैंने उसे कहा कि ठीक है दोस्त, अगर तुम इस मिशन पर जरूर जाना चाहते हो तो फिर अकेले जाने से बेहतर है कि मेरे साथ चलो। कमांडो मंसूर बहुत खुश हुआ, कहने लगा हमें अपने साथ क्या क्या चीजें ले जानी होंगी। मैंने उसे कहा ये अगर कोई फौजी ऑपरेशन होता और हम दुश्मन का कोई पेट्रोल या एमुनिशन का जखीरा या पुल उड़ाने जा रहे होते तो हमें दस्ती बम्बों, टाइम बम्बों और दूसरे छोटे असलहे की जरूरत होती, मगर ये एक दूसरी किस्म का कमांडो ऑपरेशन है। इसमें असलहे की बजाय दिमाग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ, 1-2 ऑटोमेटिक पिस्तौल और कुछ मैगजीन साथ ले चलेंगे। बाकी जिस चीज की जरूरत होगी अमृतसर में अपना एक आदमी बैठा है, वो हमारी मदद कर देगा। कमांडो मंसूर अहमद बट मुस्कुराया, कहने लगा तुम तो हमारे मुजाहिद से मिल चुके हो, मेरा ख्याल था शायद तुम्हें इसका इल्म नहीं है। वो हमारा बड़ा जांबाज हुर्रियत परस्त साथी है और अमृतसर में कई बरसों से अपने लिए काम कर रहा है और उसके जरिए हमें भारतीय फौजों की ताज़ा नक्ल हरकत और उनकी कश्मीर की फौजी मंसूबों के बारे में बड़ी मुफीद रिपोर्टें मिलती रहती हैं। मैंने कमांडो मंसूर अहमद बट को ज्यादा बताना जरूरी न समझा, बस यही कहा कि हाँ, मैं 2-1 बार उस मुजाहिद के पास थोड़ी देर के लिए ठहरा था और उसके बारे में मुझे कमांडर शेरवान नहीं बताया था। कमांडो मंसूर अहमद बट ने कहा मेरे जहन में भी अपने अमृतसर वाले मुजाहिद का ही ख्याल था, वो इस मिशन में हमारे काम आ सकता है। बाकी हम यहाँ से 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल साथ ले चलेंगे। भारतीय फौज का हमने काफी असलहा छीन रखा है। हमने अपने कमांडो मिशन पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। किसी ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं थी। मेरे कपड़े कश्मीर की पहाड़ियों में पैदल सफर करने से काफी फट गए थे। मेरी गर्म जैकेट भी खराब हो गई थी। मैंने एक गर्म जैकेट और पुरानी मगर साफ सुथरी ब्राउन कलर की पतलून पहन ली। कमांडो कभी भड़कीले और शोख रंगों वाले कपड़े नहीं पहनते, खास तौर पर जब वो किसी मिशन पर जाता है तो गहरे और मेलखोरे रंग की पतलून जैकेट पहनता है। अंधेरे में ये लिबास नुमाया होकर दिखाई नहीं देता, जबकि शोख रंगों पर दिन के वक्त भी लोगों की जरूर नजर पड़ती है। हमने कुछ इंडियन करेंसी और एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और कुछ मैगजीन साथ रख लिए। हर मैगजीन में 12-12 गोलियां थीं, जिसको पिस्तौल के अंदर खाली मैगजीन निकाल कर चढ़ा दिया जाता था। ये ऑटोमेटिक पिस्तौल नए नए भारतीय फौज के पास आए थे, जो कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक असलहा डिपो पर शबखून मारकर दूसरे असलहे के साथ हासिल किए थे। कमांडो मंसूर अहमद बट दरमियाने मगर वर्जिशी जिस्म वाला नौजवान था और कई मार के मार चुका था। उसे कमांडो एक्शन का काफी तजुर्बा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि वो उर्दू और पंजाबी कश्मीरी लहजे के बगैर बोल लेता था। यहाँ उसे कोई नहीं पहचान सकता था कि ये कोई कश्मीरी नौजवान है। रंग उसका मेरी तरह साफ जरूर था, मगर ये कोई तशवीश वाली बात नहीं थी। हम अपनी खुफिया कमीनगाह से मुंह अंधेरे रवाना हो गए। खास पहाड़ी रास्तों से गुजरकर हम जिस वक्त शहर से काफी आगे गए और जम्मू बानिहाल जाने वाली सड़क पर आए तो दिन निकल चुका था। हम अपनी शक्ल सूरत और लिबास से दफ्तर में काम करने वाले बाबू लगते थे। श्रीनगर शहर के बड़े पुल पर चेकिंग का खतरा था, वहाँ से हम आगे निकल आए थे। अब खतरा जम्मू शहर में दाखिल होते वक्त था, मगर वहाँ भी चेकिंग ज्यादा नहीं होती थी। सीआईडी वाले जरूर इधर उधर फैले हुए थे। बाहर से आते वक्त लारी अड्डे और रेलवे स्टेशन पर मशकूक अफराद की उसी वक्त तलाशी ले ली जाती थी, मगर जम्मू से निकलते हुए इतनी सख्ती नहीं होती थी। श्रीनगर की तरफ से एक लारी आई, हमने हाथ देकर उसे रोका। मालूम हुआ लारी सिर्फ बानिहाल तक जाएगी। हम बैठ गए कि बानिहाल में रात गुजारेंगे और वहाँ से सुबह के वक्त जम्मू की लारी पकड़ेंगे। लारी ने हमें बानिहाल पहुँचा दिया, जहाँ तक बिल्कुल खैरियत रही। रात हमने लारी अड्डे के एक होटल की कोठरी में बसर की, जहाँ सर्दी ज्यादा थी। सुबह सुबह जम्मू वाली गाड़ी में सवार हो गए। जम्मू करीब आने लगा तो हम मोहतात होकर बैठ गए। हम अलग अलग सीटों पर फासला डालकर बैठे हुए थे और रास्ते में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। लारी जम्मू के अड्डे पर पहुंच गई। मैंने आंखों के इशारे से कमांडो मंसूर अहमद को होशियार रहने के लिए कहा, क्योंकि मुझे वहाँ एक मशकूक सूरत आदमी नजर आया था जो यकीनन सीआईडी का आदमी था। हम लारी में से उतरकर अलग अलग होकर अड्डे से निकल पड़े। ये हमने पहले से तय कर रखा था कि हमें अड्डे से निकलकर कहाँ जाना है। कमांडो मंसूर पहले गया, उसके पीछे थोड़ा फासला डालकर मैं भी चल पड़ा। चौक आया तो ये देखने के लिए कि मेरे पीछे कोई सीआईडी वाला लगा है या नहीं, मैं सिगरेट पान वाली दुकान पर रुक गया। मैंने सिगरेट खरीदने के बहाने पीछे निगाह डाली। शाम हो रही थी, बाजार में लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। मुझे सीआईडी वाले की शक्ल कहीं दिखाई न दी। वो मेरे पीछे नहीं आया था, इसलिए उसे मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था। जो बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था, उसके शुरू में एक होटल था। हमने यहीं आकर मिलने का तय किया हुआ था। मैं होटल के अंदर दाखिल हुआ तो कोने में कमांडो मंसूर अहमद बट बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर पहुंच गया। अमृतसर जाने वाली गाड़ी शाम के 7:15 बजे जम्मू से रवाना होने वाली थी। अभी काफी वक्त था। हम वहीं होटल में कोने वाली मेज के पास बैठे रहे। हमने वहीं खाना मंगवा कर खाया, फिर चाय मंगवा ली और आहिस्ता आहिस्ता पीते और वक्त गुजारते रहे। जम्मू तवी का स्टेशन वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। हम 15 मिनट पहले स्टेशन पर आ गए थे। कमांडर मंसूर अहमद बट जाकर 2 टिकट ले आया। ट्रेन इतने में प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मुसाफिर सवार होने लगे। हम भी एक डिब्बे में बैठ गए। प्लेटफॉर्म पर पुलिस के सिपाही मौजूद थे, मगर किसी ने हमारी तरफ तवज्जो न दी। मुसाफिरों का रश भी काफी था। ट्रेन चल पड़ी। रास्ते में उसका इंजन खराब हो गया। वहाँ उसने काफी देर लगा दी। जालिंधर पहुँचते पहुँचते काफी रात हो गई।
जालिंधर रेलवे स्टेशन पर सिख पुलिस काफी तादाद में मौजूद थी। मैंने कमांडर मंसूर अहमद भट्ट की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, मगर बड़ी जल्दी हमें मालूम हो गया कि पुलिस की गार्ड जालिंधर से अंबाले जा रही है। हमने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी जालिंधर स्टेशन पर काफी देर तक रुकी रही। हम अपने डिब्बे में ही बैठे रहे। पुलिस की पार्टी को अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाने वाली गाड़ी पर सवार होना था। चुनाचे सिख सिपाही बेजारी के आलम में इधर उधर टहल रहे थे। कुछ टी स्टॉल के पास बेंच पर बैठे चाय पी रहे थे। आखिर ट्रेन ने विसिल दिया और अमृतसर की तरफ खिसकने लगी। जालिंधर से अमृतसर कोई 40 मील के फासले पर है। ट्रेन की रफ्तार सुस्त थी। उसने 2 घंटों में हमें अमृतसर पहुंचाया। उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। अमृतसर स्टेशन पर भी पुलिस मौजूद थी, मगर 3-4 सिपाही ही थे जो दूर खड़े मुसाफिरों को ट्रेन से उतरते देख रहे थे। हम यहाँ भी एक दूसरे से अलग अलग होकर स्टेशन से बाहर निकले। हम दोनों को अमृतसर में मुकीम अपने मुजाहिद के मकान का पता मालूम था। खतरा हमें सिर्फ इस बात का था कि हमारे पास पिस्तौल थे, मगर हम खैरियत से स्टेशन की हुदूद से निकल गए। वागा रोड को जाने वाली सड़क सर्दी की वजह से सुनसान पड़ी थी। मैं गर्मी के मौसम में एक बार रात को यहाँ से गुजरा था तो दुकानों के आगे चारपाइयों पर लोग सो रहे थे। अब वहाँ कोई चारपाई नहीं थी। स्टेशन से निकलते ही हम एक दूसरे के दरमियान फासला डालकर आगे पीछे हो गए। मैं आगे आगे चल रहा था। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट मुझसे कोई 10-12 कदम के फासले पर एक तरफ होकर आ रहा था। दाइमगंज की आबादी वहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी, मगर करीब भी नहीं थी। मैं कुछ दूर चलने के बाद दाएं जानिब खेतों में हो गया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट भी मेरे पीछे पीछे खेतों में आ गया। यहाँ अंधेरा था, मगर पुलिस के किसी सिपाही के मिलने का इम्कान नहीं था। इस इलाके में रात को पुलिस जरूर गश्त पर होती थी, शायद इसलिए भी कि आगे छावनी थी। दाइमगंज के मकानों की रोशनी दूर से नजर आ रही थी। अब हम एक दूसरे के करीब आ गए थे और साथ साथ चल रहे थे। हम अपने मुजाहिद के मकान पर आ गए। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। मैंने आहिस्ता से मखसूस दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर ऊपर वाले कमरे की खिड़की खुली और अपने मुजाहिद ने नीचे झांक कर पूछा, कौन है? हालांकि वो मेरी दस्तक देने के अंदाज से समझ गया था कि कोई हुर्रियत परस्त मुजाहिद ही हो सकता है। मैंने ऊपर मुंह करके कहा, महाराज, पटियाले से आपके ताया जी आए हैं। ये मैंने इसलिए बुलंद आवाज में कहा था कि अगर आसपास के घरों में कोई सुन रहा हो तो उसे शक न पड़ जाए कि आधी रात को कौन मिलने आया है। मुजाहिद ने नीचे आकर दरवाजा खोला और हमें अंदर ले गया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से और मुझसे वो बगलगीर होकर मिला और पहला सवाल उसने पूछा, तुम्हारे पीछे कोई CID वाला तो नहीं लगा हुआ था? मैंने कहा, मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं। मुजाहिद कहने लगा, ठीक है, इस वक्त तुम लोग आराम करो, कल सुबह बात होगी। बैठक में जमीन पर दरी बिछी हुई थी। मुजाहिद ऊपर से 2 लिहाफ लाया। हम वहीं लिहाफ ओढ़ कर सो गए। अगले रोज दिन चढ़े उठे। मुजाहिद कहने लगा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम लोगों का नाश्ता किचन में तैयार करके रख दिया है, जब तक मैं ना आऊँ मकान से बाहर मत जाना। वो चला गया। हमने किचन में जाकर चूल्हे के पास नाश्ता किया और वापस बैठक में आकर लिहाफ घुटनों तक ओढ़ कर दरी पर बैठ गए। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट कहने लगा, सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि कमांडर शेरवान अगर अमृतसर जेल में है तो कौन सी फांसी की कोठरी में बंद है, क्योंकि अमृतसर जेल काफी बड़ी है और उसकी कई चक्कियां होंगी। मैंने कहा, अपना मुजाहिद ये सब मालूम कर लेगा। इसने सुराग रसानी के लिए कुछ खास आदमी रखे हुए हैं जो वादी के कश्मीरी मुसलमान ही हैं और इस शहर में मेहनत मजदूरी करते हैं। 1 घंटे बाद मुजाहिद आ गया। वो हमारे पास ही दरी पर बैठ गया। अब बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? जब हमने उसे बताया कि भारतीय फौज ने हमारी कमीनगाह पर हमला करके कमांडर शेरवान को गिरफ्तार कर लिया है और हमारी इत्तला के मुताबिक उसे अमृतसर जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, तो वो सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर हमारी तरफ सर उठाकर बोला, ये अच्छा नहीं हुआ। कमांडर शेरवान का पकड़ा जाना हमारी तहरीक आजादी के लिए बुरा शुगुन है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इस वक्त कश्मीर का बच्चा कमांडर शेरवान है। कमांडर मंसूर ने कहा, हमारा ख्याल था कि कमांडर को इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस जम्मू के इंटरोगेशन सेंटर में ले गई होगी, लेकिन हमें इतला मिली है कि कमांडर को अमृतसर जेल में पहुंचा दिया गया है। वो तहरीक आजादी की बड़ी अहम शख्सियत है और भारतीय फौज और कश्मीर की हिंदू पुलिस एक मुद्दत से उसके पीछे पड़ी हुई थी। मैंने कहा, हम अपने कमांडर को अमृतसर जेल से निकालने आए हैं। मुजाहिद ने सिगरेट सुलगा लिया और उसके हल्के हल्के कश लगाते हुए सामने दीवार की तरफ देख रहा था। मंसूर अहमद भट्ट ने कहा, सबसे पहले तो इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि कमांडर शेरवान अमृतसर जेल में ही है। इसके बाद फिर ये मालूम होना चाहिए कि उसे जिस फांसी की कोठरी में बंद किया गया है उसका रुख जेल की किस जानिब है और वहाँ से जेल की बड़ी दीवार कितनी दूर है। अपने मुजाहिद ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, इतनी लंबी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं, ये सारी मालूमात कल तक हासिल हो जाएंगी। वो सारा दिन हमने मुजाहिद के कमरे के अंदर ही गुजार दिया। रात को बारी बारी निकल कर खेतों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए टहलने गए और फिर वापस मकान में आ गए। रात को अपना मुजाहिद दुकान बंद करके आया तो उसने सबसे पहला इंकशाफ ये किया कि कमांडर शेरवान अमृतसर जेल में नहीं है।
हम उसका मुंह तकने लगे। तो फिर फौज उसे कौन से शहर में ले गई है? कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के इस सवाल पर मुजाहिद ने हमारे पास इत्मीनान से बैठते हुए कहा, कमांडर इसी शहर में है मगर अमृतसर जेल में नहीं है, उसे अमृतसर छावनी के किले में रखा गया है। मुझे जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक कमांडर शेरवान पर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। एक लम्हे के लिए वहाँ खामोशी छा गई। मैंने कहा, इसका मतलब हुआ कि कमांडर भारतीय इंटेलिजेंस की तहवील में है। मुजाहिद ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो पंजाब की खुफिया पुलिस की हिरासत में है और पंजाब पुलिस ही उससे पूछगिछ कर रही है, मगर अमृतसर छावनी के किले में तो फौज मुकीम है। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट की इस बात के जवाब में मुजाहिद ने कहा, किसी जमाने में यहाँ किले में रहा करती थी, मगर अब एक अरसे से ये किला पंजाब की खुफिया पुलिस का हेडक्वार्टर बन चुका है। यहाँ बड़े खतरनाक मुजरिमों को लाया जाता है और इनसे पूछगिछ करने वाले बेहद जालिम, संगदिल और तजुर्बेकार पुलिस अफसर होते हैं। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट कहने लगा, कमांडर शेरवान कभी जबान नहीं खोलेगा, लेकिन ये लोग किले में उस पर तशद्दुद करेंगे। मुझे खतरा है कि तशद्दुद से कहीं कमांडर शहीद न हो जाए। मुजाहिद ने कहा, इस बात का इम्कान मौजूद है क्योंकि इससे पहले किले में हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई मुसलमान शहीद हो चुके हैं जिस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम था और जिन्हें पंजाब पुलिस ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया और वो शहीद हो गए। मैंने मुजाहिद से कहा, हमें हर हालत में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कमांडर शेरवान को किले से निकालना होगा। इस सिलसिले में तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? मुजाहिद ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, सिर्फ कमांडर को किले से बाहर नहीं निकाल सकता, बाकी तुम्हारी हर किस्म की मदद कर सकता हूँ। मैंने मुजाहिद से कहा, क्या किसी तरह हमें ये मालूम हो सकता है कि कमांडर को किले में किस जगह पर रखा गया है और जिस जगह पर रखा गया है कि उसका रुख किले की चार दीवारी की किस जानिब है? मुजाहिद ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए कहा, ये मालूम हो जाएगा। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने सवाल किया, क्या हमें ये भी मालूम हो सकता है कि किले के अंदर खुफिया पुलिस के दफातर शाम को किस वक्त बंद हो जाते हैं और बंद हो जाने के बाद वहाँ कहाँ कहाँ पहरा होता है और दफ्तरों की सफाई करने वाले खाकरोब किस वक्त किले में दाखिल होते हैं, कितनी देर तक किले के अंदर झाड़ू देते हैं? मुजाहिद उसी तरह बेनियाजी से सिगरेट पीते हुए आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा था। उसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी मालूम हो रहा था। कहने लगा, ये सब मालूमात आपको मिल जाएंगी मगर वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा, मुजाहिद बोला, सिर्फ आज और कल का दिन दे दो, कल रात को मुझे जिस कदर मालूमात मिल सकेंगी तुम्हें आकर बता दूंगा। वो दिन और उससे अगला दिन हमने अपने मुजाहिद के मकान के अंदर बड़ी बेचैनी से गुजारा। दूसरे रोज रात को मुजाहिद दुकान बंद करने के बाद सीधा घर पर आ गया। हम बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। मुजाहिद हमें ऊपर वाली मंजिल की बैठक में ले गया। वहाँ हमारे सामने जमीन पर बिछी हुई जाजिम पर बैठ गए और कहने लगा, कमांडर शेरवान को किले के अंदर जमीन दोस्त तय खाने में रखा गया है। इसका रुख किले की मशरकी जानिब है, यानी जिस तरफ रेलवे का रीगो ब्रिज है। तय खाने से बाहर किले की पुरानी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर किले की छत को जाती हैं। किले के उस रुख सबसे बड़ी निशानी ये है कि किले के उस रुख पर किले की छत पर एक मोर्चा सा बना हुआ है। ये सीमेंट का मोर्चा है और इसमें 3-4 चौड़े सुराख हैं। जब फौज किले में रहती थी तो यहाँ मशीन गन पोस्ट हुआ करती थी, मगर अब ये मोर्चा खाली पड़ा है। मैंने मुजाहिद से पूछा, रात को किले की छत पर पुलिस के कितने सिपाही होते हैं? मुजाहिद ने जवाब दिया, मुझे मिलने वाली इत्तला के मुताबिक किले की छत पर रात को कोई सिपाही पहरे पर नहीं होता, मगर जिस तहखाने में कमांडर कैद है उसके दरवाजे पर हर वक्त एक मुसल्ला सिपाही मौजूद होता है। हर 4 घंटे के बाद उसकी जगह नया सिपाही पहरे पर आ जाता है। उसके अलावा किले के अंदर दफ्तर 5 बजे शाम को बंद हो जाते हैं। स्टाफ अपने अपने घरों को चला जाता है, लेकिन पुलिस वहाँ जगह जगह पहरे पर मौजूद होती है। 1-2 खुफिया पुलिस के अफसर भी रात की ड्यूटी पर जरूर रहते हैं। यही लोग अपने कमांडर शेरवान से पूछगिछ कर रहे हैं। किले के अंदर 2 छोटी सड़कें जो खुफिया पुलिस के दफातर के आगे से होती हुई एक दूसरे को काटती शुमालन जुनूबन किले की दीवार तक चली जाती हैं। उन पर झाड़ू देने वाला अमला सुबह मुंह अंधेरे आ जाता है और दफ्तर खुलने से पहले वापस चला जाता है। दफ्तरों की झाड़ पूंछ चपड़ासी करते हैं। अपने मुजाहिद ने हमें किले के अंदर की जिस कदर तफसील बता दी थी, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। एक तरह से किले के अंदर का सारा नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था। मैंने मुजाहिद से पूछा, किले के दरवाजे की क्या सूरत हाल है? मेरा मतलब है रात के वक्त क्या दरवाजा बंद कर दिया जाता है? मुजाहिद ने कहा, दरवाजा लोहे का है, वो शाम होते ही बंद कर दिया जाता है। उसके नीचे एक छोटा दरवाजा है, वो खुला रहता है, उसको ताला नहीं लगाया जाता। दरवाजे के अंदर बाहर दोनों जानिब मुसल्लह पुलिस के 2-2 सिपाही गार्ड ड्यूटी पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। इनकी ड्यूटियां भी 4-4 घंटे के बाद बदल जाती हैं और पहले सिपाहियों की जगह दूसरे सिपाही आ जाते हैं। दिन के वक्त भी बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए कोई दफ्तर का आदमी भी किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अपने मुजाहिद ने अपना काम कर दिखाया था, अब हमारा काम शुरू होना था। मैं और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट अपने मुजाहिद की फराहम की हुई मालूमात की रोशनी में कमांडर शेरवान तक किले के अंदर पहुंचे
اور وہاں سے اسے باہر نکالنے کی منصوبہ بندی پر کافی دیر تک غور و فکر کرتے رہے۔ ہمارے پاس 2 آٹومیٹک پستول تھے، ہمیں اس پر لگانے کے لیے سائلنسروں کی اشد ضرورت تھی۔ قلعے کے اندر پہنچ جانے کی صورت میں اگر کوئی ایمرجنسی پیدا ہو جاتی تو ہم ایسا فائر نہیں کر سکتے تھے جس کا دھماکہ پیدا ہو۔ یہ دھماکہ قلعے میں پولیس کی ساری نفری کو بیدار کر کے ہمارا منصوبہ خاک میں ملا سکتا تھا۔ ہم نے ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے۔ کمانڈو منصور نے کہا، کیا اپنا مجاہد پستولوں کے لیے سائلنسر مہیا کر دے گا؟ میں نے کہا، یہ تو صبح اس سے بات کرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔